हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स, और वर्ड्स है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो आप कमेंट में लिख करके मुझे साझा कीजिए। जल्द से जल्द उसका सही और सटीक आंसर लेकर के आपके सामने जरूर उपस्थित होगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार है। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं वहीं से वर्ड ऑफ द डे से। चलिए आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है मजल। मजल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, और मैंने यहां पर वर्ब वाला सेंस लिया है। मुंह बंद करने के लिए जो जानवरों के मुंह पर लगाते हैं उसको भी मजल कहते हैं। उस संदर्भ में यह नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। यहां जो सेंस है, टू स्टॉप अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग इंडिपेंडेंट ओपिनियन, मतलब है किसी व्यक्ति को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसके इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन को रोकने के लिए कुछ करना या रोकना। टू स्टॉप अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग इंडिपेंडेंट ओपिनियन, इस अर्थ में हम मजल का प्रयोग करते हैं, यानी मुंह बंद करना है। क्या कि इंडिपेंडेंट ओपिनियन को एक्सप्रेस करने, चाहे वो किसी इंसान का हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, उससे उसको रोकना, यानी मुंह बंद करने के अर्थ में मजल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है मफल, चोक, सप्रेस एंड रिस्ट्रेन। क्या हो जाएगा? मफल, चोक, सप्रेस एंड रिस्ट्रेन एक अर्थ में मजल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करेंगे, अलाउ, एनकरेज एंड परमिट। क्या हो जाएगा? अलाउ, एनकरेज एंड परमिट एक अर्थ में मजल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द न्यू सेक्रेसी एक्ट विल मजल द मीडिया एंड द अपोजिशन। क्या है? द न्यू सेक्रेसी एक्ट विल मजल द मीडिया एंड द अपोजिशन। यहां पर जो आज के सेशन का वर्ड ऑफ द डे है वो है मजल। इसको ऐसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो मैंने कहा कि जानवरों के मुंह पर उसको रोकने के लिए या नाक पर लगाते हैं तो उसको कहते हैं मजल। लेकिन यहां पर मैंने वो वाला सेंस लिया है कि टू स्टॉप अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग इंडिपेंडेंट ओपिनियन, यानी मुंह बंद करने के अर्थ में हम मजल का प्रयोग करते हैं। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला वर्ड है डाइवर्स। डाइवर्स एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू टेल समथिंग दैट इज सीक्रेट। डाइवर्स का क्या मतलब होता है? टू टेल समथिंग दैट इज सीक्रेट, मतलब है गुप्त बात बताना या रहस्य प्रकट करना। डाइवर्स का मतलब क्या है? गुप्त बात बताना या रहस्य प्रकट करना। इस अर्थ में हम डाइवर्स का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिवील, एक्सपोज एंड डिस्क्लोज। क्या हो जाएगा? रिवील, एक्सपोज एंड डिस्क्लोज एक अर्थ में डाइवर्स के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कंसील, हाइड, वेल एंड क्लोक। क्या हो जाएगा? कंसील, हाइड, वेल एंड क्लोक एक अर्थ में डाइवर्स के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है डाइवर्स। टू टेल समथिंग दैट इज सीक्रेट। क्या है? टू टेल समथिंग दैट इज सीक्रेट। इस अर्थ में हम डाइवर्स का प्रयोग करते हैं, गुप्त बात बताना या रहस्य प्रकट करना। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द फोन कंपनीज रिफ्यूज टू डाइवर्स डिटेल्स ऑफ देयर कॉस्ट्स। क्या है? द फोन कंपनीज रिफ्यूज टू डाइवर्स डिटेल्स ऑफ देयर कॉस्ट्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है कैसस बेलाई। कैसस बेलाई नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है एन एक्ट और सिचुएशन दैट इज यूज्ड टू जस्टिफाई अ वॉर। क्या है? युद्ध का कारण। एन एक्ट और सिचुएशन दैट इज यूज्ड टू जस्टिफाई अ वॉर, मतलब है कैसस बेलाई का मतलब है युद्ध का कारण। ऐसा एक एक्ट और सिचुएशन जो जस्टिफाई ऑफ वॉर को जस्टिफाई कर दे। एन एक्ट और सिचुएशन दैट इज यूज्ड टू जस्टिफाई अ वॉर, मतलब है कैसस बेलाई, युद्ध का कारण। सिनोनिम क्या है? ट्रिगर, प्रोवोकेशन एंड इंसाइटमेंट एक अर्थ में कैसस बेलाई के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिगर, प्रोवोकेशन एंड इंसाइटमेंट एक अर्थ में कैसस बेलाई के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, पीस, अग्रीमेंट एंड ट्रूस एक अर्थ में कैसस बेलाई के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। तो इस पेज पर आने वाला जो दूसरा शब्द है वो है कैसस बेलाई, मतलब होता है एन एक्ट और सिचुएशन दैट इज यूज्ड टू जस्टिफाई अ वॉर। क्या है? एन एक्ट और सिचुएशन दैट इज यूज्ड टू जस्टिफाई अ वॉर। इस अर्थ में हम कैसस बेलाई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिबेट ओवर दिस प्रपोजल हैज सो फार बीन स्कैंट एंड इग्नोर्ड द कैसस बेलाई। क्या है? द डिबेट ओवर दिस प्रपोजल हैज सो फार बीन स्कैंट एंड इग्नोर्ड द कैसस बेलाई। यहां पर जो दूसरा वर्ड है वो है कैसस बेलाई, मतलब होता है एन एक्ट और सिचुएशन दैट इज यूज्ड टू जस्टिफाई अ वॉर, मतलब है युद्ध का कारण। चलिए
अगला जो शब्द है वो है स्टेटस क्वो एंटे। स्टेटस क्वो एंटे लैटिन ओरिजिन का वर्ड है, वैसे नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स और द सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड बिफोर। मतलब है पूर्व स्थिति, द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, या फिर आराम से समझिए द सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड बिफोर, मतलब ऐसा सिचुएशन जो पहले एग्जिस्ट करता था। स्टेटस क्वो एंटे का मतलब है द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स या द सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड बिफोर। इस अर्थ में हम स्टेटस क्वो एंटे का प्रयोग करते हैं। सेम की बात करें, प्रीवियस स्टेट, फॉर्मर स्टेट, ठीक है। एंटोनिम में मैंने नहीं रखा है, आप प्रेजेंट कंडीशन लिख सकते हो, अपकमिंग कंडीशन लिख सकते हो। इस तरीके के शब्द को ऐसे, क्योंकि ये मल्टीपल वर्ड्स इसमें आ जाते हैं, तो वो रख तो दिया है मैंने पहले मैंने छोड़ दिया था। तो आप चाहो तो सिचुएशन के हिसाब से एंटोनिम सिनोनिम अगर पूछा जाता है, इसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाता है तो आप उसके हिसाब से वहां पर चुन करके रख सकते हो। सेंस पूछा जा सकता है तो स्टेटस क्वो एंटे का मतलब है द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स या फिर द सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड बिफोर। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा देयर आर पावरफुल फोर्सेस आर गोइंग फॉर द रिटर्न टू द स्टेटस क्वो एंटे। क्या है? देयर आर पावरफुल फोर्सेस आर गोइंग फॉर द रिटर्न टू द स्टेटस क्वो एंटे। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है स्टेटस क्वो एंटे, द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स या द सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड बिफोर। पूर्व स्थिति, इस अर्थ में यूज करते हैं हम स्टेटस क्वो एंटे। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिमार्केट। डिमार्केट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू शो और मार्क द लिमिट्स ऑफ समथिंग। क्या है? टू शो और मार्क द लिमिट्स ऑफ समथिंग, मतलब है सीमांकन करना, किसी का लिमिट दिखाना या मार्क करना। टू शो और मार्क द लिमिट्स ऑफ समथिंग, इस अर्थ में हम डिमार्केट का प्रयोग करते हैं, मतलब होता है सीमांकन करना। सिनोनिम की बात करें, आउटलाइन फेंस हैज एन एनसर्कल। क्या हो जाएगा? आउटलाइन फेंस हैज एन एनसर्कल। एक अर्थ में डिमार्केट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अटैच, कंबाइन, कनेक्ट एंड जॉइन। क्या हो जाएगा? अटैच, कंबाइन, कनेक्ट एंड जॉइन एक अर्थ में डिमार्केट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। डिमार्केट का मतलब है टू शो और मार्क द लिमिट्स ऑफ समथिंग, सीमांकन करना। सिनोनिम है आउटलाइन, फेंस, हैज एन एनसर्कल। एंटोनिम है अटैच, कंबाइन, कनेक्ट एंड जॉइन। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। पार्किंग स्पेसेस आर डिमार्केटेड बाय व्हाइट लाइंस। क्या है? पार्किंग स्पेसेस आर डिमार्केटेड बाय व्हाइट लाइंस। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है डिमार्केट। डिमार्केट का मतलब होता है टू शो और मार्क द लिमिट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज की लिमिट को शो करना या मार्क करना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिमार्केट। सिनोनिम है आउटलाइन, फेंस, हैज एन एनसर्कल। एंटोनिम है अटैच, कंबाइन, कनेक्ट एंड जॉइन। अगर हम सीमांकित कर रहे हैं तो अलग अलग कर रहे हैं, यहां पर उस अर्थ में हम इसके एंटोनिम के तौर पर रख सकते हैं अटैच को, कंबाइन को, कनेक्ट को और जॉइन को। डिमार्केट इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है। इस पेज पर आने वाला पहला शब्द स्टेटस क्वो एंटे, मतलब है द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स या फिर द सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड बिफोर। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं स्टेटस क्वो एंटे का। चलिए अगला जो शब्द है वो है बॉयंट। बॉयंट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। एक तो ये नॉर्मल है, ऐसे फिजिक्स के हिसाब से देखिएगा तो फ्लोटिंग और एबल टू फ्लोट और एबल टू कीप थिंग्स फ्लोटिंग। उत्प्लावकता कहते हैं, उत्प्लावन जिसमें गुण होता है, तैरने का जो गुण होता है। तो प्रसन्न और विश्वासपूर्ण, इसको भी बॉयंट कहते हैं। एंड उतराता हुआ या उतरा सकने वाला या तरनशील, जो तैर सके, पानी के ऊपर में रहे, उसको हम कहते हैं बॉयंट। सिनोनिम की बात करें, एफर्वेसेंट, हैप्पी एंड लाइवली। इस अर्थ में मैंने लिया है हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट के। एफर्वेसेंट, हैप्पी एंड लाइवली एक अर्थ में बॉयंट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिप्रेस्ड, पेसिमिस्टिक एंड sulky। क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड, पेसिमिस्टिक एंड sulky एक अर्थ में बॉयंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है बॉयंट, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, या फिर फ्लोटिंग और एबल टू फ्लोट और एबल टू कीप थिंग्स फ्लोटिंग। ये किसी मटेरियल के लिए है तो उसको हम कहते हैं बॉयंट। यहां पर जो सिनोनिम है वो एफर्वेसेंट, हैप्पी एंड लाइवली, वो हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट के सिनोनिम के तौर पर मैंने यहां पर रखा है। एंटोनिम की बात करें, डिप्रेस्ड, पेसिमिस्टिक एंड sulky एक अर्थ में बॉयंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है बॉयंट, मतलब है हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। क्या है? बॉयंट का मतलब क्या है? हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। एग्जांपल देख लेते हैं। द टीम वेयर इन बॉयंट मूड आफ्टर देयर विन। क्या है? द टीम वेयर इन बॉयंट मूड आफ्टर देयर विन। चलिए अगला जो शब्द है वो है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एन ओकेजन व्हेन अ बिजनेस प्लान और सिस्टम सडनली बिकम सक्सेसफुल। ये वो ओकेजन है जहां पर कोई बिजनेस प्लान, कोई सिस्टम अचानक से सफल हो जाए और एनी चेंज फ्रॉम वन थिंग टू इट्स अपोजिट,
उसको टर्न अराउंड कहते हैं। अब यहां पर पहले बार में तो सफल होने की बात कहा, सफल है तो अचानक से असफल हो जाए, इस जगह पर भी टर्न अराउंड का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब है काया पलट कर देना, तैयार करना। एक और तो ये जो अर्थ है ये दूसरे सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, मैंने उसकी इंग्लिश यहां पर नहीं रखी है, सीधा सीधा है मैंने काया पलट करने के अर्थ में रखा है। एन ओकेजन व्हेन अ बिजनेस प्लान और सिस्टम सडनली बिकम सक्सेसफुल, या फिर एनी चेंज फ्रॉम वन थिंग टू इट्स अपोजिट, मतलब किसी एक चीज से बदले और उसके अपोजिट में चले जाए, इसके लिए हम टर्न अराउंड का प्रयोग करते हैं। मतलब है काया पलट कर देना, तैयार करना, यात्रा के लिए तैयार होना, इस अर्थ में भी टर्न अराउंड का प्रयोग होता है। वो मैंने हिंदी में वहां पर रख दिया है। बेसिकली यहां जो मैंने मीनिंग लिखा है वो काया पलट कर देने के अर्थ में लिखा है। सिनोनिम की बात करेंगे, रिकवरी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिवाइवल। क्या हो जाएगा? रिकवरी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिवाइवल एक अर्थ में टर्न अराउंड के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्टैग्नेशन, डिटेरियोरेशन एंड डिक्लाइन। क्या हो जाएगा? स्टैग्नेशन, डिटेरियोरेशन एंड डिक्लाइन एक अर्थ में टर्न अराउंड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है टर्न अराउंड एन ओकेजन व्हेन अ बिजनेस प्लान और सिस्टम सडनली बिकम सक्सेसफुल। एक तो ये मीनिंग है कि अचानक से वो सफल हो जाए, दूसरा क्या है कि एनी चेंज फ्रॉम वन थिंग टू इट्स अपोजिट, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन है जो कि ठीक अपने अपोजिट हो जाए। सक्सेस है तो वो फेलियर में चेंज हो जाए, अचानक से काया पलट जाए उसकी, तो काया पलट देना, काया पलट कर देना, इस अर्थ में हम टर्न अराउंड का प्रयोग करते हैं। एन ओकेजन व्हेन अ बिजनेस प्लान सिस्टम सडनली बिकम सक्सेसफुल। सबसे बेहतर तो है कि एनी चेंज फ्रॉम वन थिंग टू इट्स अपोजिट, एनी चेंज फ्रॉम वन थिंग टू इट्स अपोजिट, इस अर्थ में हम टर्न अराउंड का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है व्हाट अ टर्न अराउंड, दे वर लूजिंग 3-0, दे केम बैक टू विन 4-3। किस तरह का टर्न अराउंड है देखिए, व्हाट अ टर्न अराउंड, दे वर लूजिंग 3-0, दे केम बैक टू विन 4-3। चलिए अगला जो वर्ड है वो है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई वर्ब की तरह प्रयोग होता है। पिछले दिन मैंने इसका मीनिंग पूछा था, किसी बंधु ने नहीं लिखा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि सर इन शब्दों के साथ रम जाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को उठाइए, जो मोटी बुक होती है उसको उठाइए, जहां पर एंटोनिम सिनोनिम्स का कलेक्शन दिया हुआ है, उस कलेक्शन में इन शब्दों को मिलाइए। अगर नहीं मिलेगा मुझे बताइए, मैं ये एपिसोड अपलोड करना बंद कर दूंगा। मैं सीधा सीधा सामने से कह रहा हूं सर, ये वही चीज है, मैं आपको आसानी से आपके सामने आता हूं, उन्हीं चीजों को बोल बोलकर समझा करके बताता हूं। कुछ बच्चों का कहना है कि उनको वेब पढ़ने में मजा आता है। आज तो एक बच्ची कह रही थी कि सर अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, बहुत सारा वोकैबुलरी मेरे पास है, भले ही मैं उस समय में मुझे जब आप पूछते हैं तो याद नहीं रहता है, बट आई फील कि भरा भरा सा है, मैंने पढ़ा है इतना सारा सब। तो सर शायद आपको ये महसूस करने में मजा नहीं आ रहा, बट मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे सीरियसली एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हो, 2025 में आने वाली बहुत सारी एग्जामिनेशन है, तो उसकी दृष्टि से आप मेरे साथ बने रहो, 2-4 महीने बने रहोगे, इंग्लिश की स्थिति सुधर जाएगी। और जो इंग्लिश में त्राहिमाम करते हो कि हे प्रभु बचा लो, उसकी स्थिति सुधर जाएगी। मैं बस इतना ही कहूंगा कि सेशन आता है, लिखो, रिवीजन करो, रह रहा है नहीं रह रहा है छोड़ दो, बट सीरियसली जब लिखते हो तो लिखो, 2-4 बार रिवीजन करो, याद करने की कोशिश करो, दैट्स ऑल। फिर क्या करना है, 2-4 दिन में उसको रिवीजन मार देना। इसलिए तो कहता हूं नोटबुक में लिखो। अब जो लिख ही नहीं रहा है भाई साहब, तो कोई यहां पर जादू नहीं होने वाला है, कोई आपको वरदान नहीं मिलने वाला है। सरस्वती मां तो आने ही वाली नहीं है। वो आपको बुद्धि दे सकती है, सूझबूझ दे सकती है, आपके आलस्य को दूर करके आपको पढ़वा नहीं सकती है। पहले आपको खुद को हराना पड़ेगा कि हम 1 घंटा और सो लेते हैं, हाँ कल पढ़ लेंगे, कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे। इस टालमटोल की आदत को छोड़िए, आइए साथ में पढ़िए। क्या कह रहा है? रेक्टिफाई, रेक्टिफाई टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग, सुधार लीजिए। देखिए शब्द भी कैसा संजोग वाला है कि किसी चीज को ठीक करना अगर वो गलत है, अशुद्ध को शुद्ध करना, सन्मार्ग पर लाना या ठीक करना, रेक्टिफाई करना। सिनोनिम की बात करें, एमेंड, करेक्ट एंड एमेलियोरेट। क्या हो जाएगा? एमेंड, करेक्ट एंड एमेलियोरेट एक अर्थ में रेक्टिफाई के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इस पेज पर आने वाला जो पहला शब्द है वो है रेक्टिफाई टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग। अशुद्ध को शुद्ध करना, सन्मार्ग पर लाना, ठीक करना, इस अर्थ में हम रेक्टिफाई का प्रयोग करते हैं। क्या है? एमेंड, करेक्ट एंड एमेलियोरेट। चलिए एंटोनिम देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? इंपेयर, हार्म, डैमेज एंड स्पॉइल। क्या हो जाएगा? इंपेयर, हार्म, डैमेज एंड स्पॉइल एक अर्थ में रेक्टिफाई के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा आई एम डिटरमिन्ड टू टेक व्हाटएवर एक्शन इज नेसेसरी टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। क्या है? आई एम डिटरमिन्ड टू टेक व्हाटएवर एक्शन इज नेसेसरी टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। क्या है? आई एम डिटरमिन्ड टू टेक व्हाटएवर एक्शन इज नेसेसरी टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। यहां पर जो पहला शब्द है वो है रेक्टिफाई टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग, और आपको भी इसकी जरूरत है। चलिए अगला जो शब्द है वो है इन्फर्नो। इन्फर्नो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, ब्रैकेट छूट गया।
नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है लार्ज फायर दैट इज डेंजरसली आउट ऑफ कंट्रोल। क्या है? अ लार्ज फायर दैट इज डेंजरसली आउट ऑफ कंट्रोल। और दूसरा होता है हेल। हेल नरक। तो इसका मतलब है आग या नरक, ऐसा नरक जो डेंजरसली आउट ऑफ कंट्रोल हो, है ना। क्या है? अ लार्ज फायर दैट इज डेंजरसली आउट ऑफ कंट्रोल। इस अर्थ में हम इन्फर्नो का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हेल के अर्थ में। सिनोनिम की बात करें, हेल, एबिस, पर्डिशन एंड हेल फायर। क्या है? हेल, एबिस, पर्डिशन, हेल फायर। सिनोनिम के तौर पर क्या है? हेल, एबिस, पर्डिशन एंड हेल फायर। एंटोनिम की बात करें, हेवन, एडेन, निर्वाणा एंड पैराडाइज। क्या है? हेवन, एडेन, निर्वाणा एंड पैराडाइज एक अर्थ में इन्फर्नो के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर मैंने आग के सेंस में नहीं, हेल के सेंस में सिनोनिम रखा है और वहां पर वो दोबारा लिखा गया था, आप इसको हटा सकते हैं। इन्फर्नो का, चूंकि इन्फर्नो है तो हटाना क्या है, वो यूज किया ही जा सकता है। हाँ जी, मुझे लगा वो हेल का मीनिंग। तो इन्फर्नो का जो पहला सिनोनिम है वो है हेल, दूसरा क्या है? दूसरा है एबिस, तीसरा है पर्डिशन, चौथा है हेल फायर। और यहां एंटोनिम की बात की, हेवन, एडेन, निर्वाणा एंड पैराडाइज एक अर्थ में इन्फर्नो के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। द इन्फर्नो हैड स्वेप्ट थ्रू द सिटी। क्या है? द इन्फर्नो हैड स्वेप्ट थ्रू द सिटी। इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द रेक्टिफाई, टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग। दूसरा इन्फर्नो, अ लार्ज फायर दैट इज डेंजरसली आउट ऑफ कंट्रोल, या फिर हेल, आग सॉरी या नर्क। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं इन्फर्नो का, और रेक्टिफाई का प्रयोग करते हैं टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग। टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग मतलब है रेक्टिफाई। दूसरा है इन्फर्नो, अ लार्ज फायर दैट इज डेंजरसली आउट ऑफ कंट्रोल, या हेल। इस अर्थ में हम इन्फर्नो का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है मैक्सिम। मैक्सिम नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है फ्यू वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ रूल फॉर गुड और सेंसिबल बिहेवियर, है ना। क्या है? अ फ्यू वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ रूल फॉर गुड और सेंसिबल बिहेवियर, मतलब सुक्ति, नीति वचन या सिद्धांत वाक्य। क्या है? सुक्ति, नीति वचन या सिद्धांत वाक्य। सिनोनिम की बात करें, एडेज, एफोरिज्म एंड प्रोवर्ब। क्या हो जाएगा? एडेज, एफोरिज्म एंड प्रोवर्ब एक अर्थ में मैक्सिम के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुक्ति, नीति वचन या सिद्धांत, आपका जो कोई सिद्धांत है उसको जो आप बोलते हैं उस वाक्य को हम मैक्सिम कहते हैं। अ फ्यू वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ रूल फॉर गुड और सेंसिबल बिहेवियर, मतलब आपका जो गुड और सेंसिबल बिहेवियर है वो किस सिद्धांत की वजह से है, उसको हम कहते हैं मैक्सिम। तो सुक्ति, नीति वचन या सिद्धांत वाक्य। सिनोनिम की बात करें, एडेज, एफोरिज्म एंड प्रोवर्ब एक अर्थ में मैक्सिम के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम मुझे यहां लगा नहीं, मैंने छोड़ दिया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी lives by the maxim do right risk consequences। वो एक ही सिद्धांत पर जीती है। सी lives by maxim do right risk consequences, मतलब है सही करिए, परिणाम जो हो भुगत लीजिए। क्या है? कि सी lives by the maxim do right risk consequences। इस पेज पर जाने वाला पहला शब्द है वो है maxim। a few words express a rule that express a few words that express a rule for good or sensible behavior। सुक्ति, नीति वचन, सिद्धांत वाक्य, इस अर्थ में मैक्सिम का प्रयोग करते हैं। सी लिव्स बाय द मैक्सिम डू राइट रिस्क कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए अगला जो शब्द है वो है परपेट्रेट। परपेट्रेट एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग रॉन्ग और इविल। क्या है? टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग रॉन्ग और इविल, मतलब है कुछ बुरा करना, कोई अपराध या गलत काम या बुरा काम करना। इस अर्थ में हम परपेट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ब का फॉर्म है, ठीक है। परपेट्रेट से परपेट्रेटर आप बना सकते हैं। तो परपेट्रेट का मतलब है टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग रॉन्ग और इविल। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द परपेट्रेट, टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग रॉन्ग और इविल। मैं बार बार क्यों बोलता हूं पता है? तब कि आपके कान में जाए, जहन में रह जाए, इसके बाद 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा तो पक्का रह जाएगा। परपेट्रेट का मतलब है कोई अपराध, गलत काम या बुरा काम करना, है ना। सिनोनिम की बात करें, कैरी आउट, कमिट, एग्जीक्यूट एंड इन्फ्लिक्ट एक अर्थ में रखा जा सकता है। यहां पर बुरा काम ने उसको करना, इस अर्थ में क्या है? कैरी आउट, कमिट, एग्जीक्यूट एंड इन्फ्लिक्ट एक अर्थ में परपेट्रेट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, लीव, स्टॉप, एब्सटेन एंड अबेंडन। क्या हो जाएगा? लीव, स्टॉप, एब्सटेन एंड अबेंडन एक अर्थ में परपेट्रेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग है। ये जो एक अर्थ में बोलता हूं वहां पर देखिए, यहां बुरा काम है, किसी चीज को करना और कंटिन्यू करना। अगर उस अर्थ में रखा जाएगा तो कैरी आउट, कमिट एंड एग्जीक्यूट एंड इन्फ्लिक्ट रखा जा सकता है, उसका वही मीनिंग नहीं है, एक अर्थ में रखा जा सकता है। दूसरा क्या करें? लीव, छोड़ देना, स्टॉप मतलब रुक जाना, एब्सटेन मतलब परहेज करना और अबेंडन मतलब त्याग करना। तो एक अर्थ में जो है परपेट्रेट के एंटोनिम के तौर पर ये शब्द रखे जा सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर बारी जरूरी नहीं है कि सिनोनिम्स में जो वर्ड लिखे जाते हैं वो उस शब्द का हूबहू वही मीनिंग होगा, तो उसको याद करने से पहले समझना है। मैं जो ये एक अर्थ कहता हूं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम कहते हैं कोई गलत काम करना, मतलब कुछ चीज को करना, कैरी आउट रख सकते हैं, कमिट रख सकते हैं, एग्जीक्यूट रख सकते हैं,
यहां पर एग्जीक्यूट से कोई बुरा काम का नहीं आता है अर्थ, लेकिन करने का अर्थ आता है। तो उस अर्थ में अगर ऑप्शन में दिया जाए तो उसको सिनोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। और एंटोनिम में क्या है? लीव, स्टॉप, एब्स्टेन एंड अबैंडन परपेट्रेट के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He promised vigorous action against the perpetrators of this crime. क्या है? He promised vigorous action against the perpetrators of this crime. इस पेज पर आने वाला जो दूसरा शब्द है वो है perpetrate, to commit a crime or do something wrong or evil. यहां पर इसका मतलब है कोई अपराध, गलत काम या बुरा काम करना। चलिए अगला जो शब्द है वो है पिट स्टॉप। पिट स्टॉप नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। देखिए कार रेस वगैरह होता है ना, जहां पर कार दोबारा रुकता है हवा वगैरह चेक करने के लिए या गाड़ी की स्थिति चेक करने के लिए, फ्यूल वगैरह भरने के लिए, उसको भी पिट स्टॉप कहते हैं। लेकिन यहां पर मैंने दूसरा मीनिंग लिया है कि शॉर्ट स्टॉप दैट यू मेक ड्यूरिंग अ लॉन्ग जर्नी, कार जर्नी, इन ऑर्डर टू रेस्ट एंड ईट। जो वॉशरूम का काम करते हैं उसके लिए जो रुकते हैं, अल्प विराम कहते हैं इसको। अ शॉर्ट स्टॉप दैट यू मेक ड्यूरिंग अ लॉन्ग कार जर्नी इन ऑर्डर टू रेस्ट एंड ईट, उस अर्थ में हम पिट स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ऐसे मैंने बताया कि कार रेस के दौरान भी जहां पर रुकते हैं, हवा वगैरह चेक होती है, टायर की इंजन में थोड़ी बहुत चेक होती है, या फिर फ्यूल वगैरह डालने के लिए जो रुकते हैं, थोड़ा अल्प विराम करते हैं, उसको पिट स्टॉप कहते हैं। तो पिट स्टॉप का मतलब है अ शॉर्ट स्टॉप दैट यू मेक ड्यूरिंग अ लॉन्ग कार जर्नी इन ऑर्डर टू रेस्ट एंड ईट, इस अर्थ में हम पिट स्टॉप का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ले ओवर, स्टॉप एंड स्टॉप ओवर। क्या हो जाएगा? ले ओवर, स्टॉप एंड स्टॉप ओवर। और एंटोनिम में एक मुझे लगा नॉन स्टॉप, मैंने डाल दिया। कंटिन्यूअस रख सकते हैं, एक अर्थ में रखा जा सकता है कंटिन्यूअस को भी, है ना। तो यहां पर सिनोनिम क्या है? ले ओवर, स्टॉप एंड स्टॉप ओवर एक अर्थ में पिट स्टॉप के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मैंने नॉन स्टॉप को एंटोनिम में डाल दिया है। पिट स्टॉप का मतलब है, इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है, इसका मतलब है अ शॉर्ट स्टॉप दैट यू मेक ड्यूरिंग अ लॉन्ग कार जर्नी इन ऑर्डर टू रेस्ट, ईट एंड अदर शॉर्ट वर्क्स। छोटे छोटे काम जो होते हैं, मान लीजिए किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को चेहरा धोना है, नींद आ रही है, उल्टी हो गया, कुछ भी, कोई भी छोटे से काम के लिए अगर हम जर्नी के दौरान रुकते हैं, शॉर्ट स्टॉप दैट यू मेक ड्यूरिंग अ लॉन्ग कार जर्नी इन ऑर्डर टू रेस्ट एंड ईट, इस अर्थ में हम पिट स्टॉप यानी कि अल्प विराम के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। वी मेड अ क्विक पिट स्टॉप इन फतवा बिफोर कंटिन्यूइंग आवर जर्नी। क्या है? वी मेड अ क्विक पिट स्टॉप इन फतवा बिफोर कंटिन्यूइंग आवर जर्नी। चले अगला जो शब्द है वो है प्लेनरी। प्लेनरी एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। प्लेनरी का मतलब होता है, ये मीटिंग के लिए यूज होता है, दैट शुड बी अटेंडेड बाय एवरीवन हु हैज द राइट टू अटेंड। पूर्ण या परिपूर्ण। अब ये पूर्ण या परिपूर्ण किस अर्थ में है वो देखिए कि बैठक या अधिवेशन जिसमें अधिकार प्राप्त सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य हो, वैसे को प्लेनरी कहते हैं। प्लेनरी का मतलब है यूज्ड अबाउट मीटिंग एटसेट्रा दैट शुड बी अटेंडेड बाय एवरीवन हु हैज द राइट टू अटेंड। मतलब है किसी भी सभा में, अधिवेशन में, बैठक में जितने भी अधिकार प्राप्त सदस्य हैं सबका होना वहां पर अनिवार्य हो, वैसे को प्लेनरी कहते हैं, यानी पूर्ण या परिपूर्ण कहते हैं। सिनोनिम की बात करें, एंटायर, होल एंड कंप्लीट। एंटायर, होल एंड कंप्लीट एक अर्थ में प्लेनरी के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, पार्शियल, इनकम्प्लीट एंड इम्परफेक्ट। क्या आ जाए? पार्शियल, इनकम्प्लीट एंड इम्परफेक्ट एक अर्थ में प्लेनरी के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। द न्यू कमिटी होल्ड्स इट्स फर्स्ट प्लेनरी सेशन दिस वीक। क्या है? न्यू कमिटी होल्ड्स इट्स फर्स्ट प्लेनरी सेशन दिस वीक। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है प्लेनरी, यूज्ड अबाउट मीटिंग्स एटसेट्रा दैट शुड बी अटेंडेड बाय एवरीवन हु हैज द राइट टू अटेंड। मतलब है बैठक अधिवेशन से जुड़ा हुआ है, इसमें उतने सारे सदस्यों का होना अनिवार्य हो, ऐसी सभा, ऐसी बैठक जिसमें अधिकार प्राप्त सभी सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है, उसको प्लेनरी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो शब्द है वो है अपफ्रंट। अपफ्रंट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टेकिंग और बिहेविंग इन ऑनेस्ट वे एंड नॉट ट्राइंग टू हाइड योर थॉट्स और फीलिंग्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस अर्थ में हम अपफ्रंट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, पेड इन एडवांस बिफोर एनी वर्क इज डन, मटेरियल इज सप्लाइड और अदर पेमेंट्स आर मेड। है ना, मतलब है कि अग्रिम, एडवांस में, चाहे वो सामान आपको वर्क डन हुआ हो, नहीं हुआ हो, मटेरियल आपको सप्लाई हुआ हो, नहीं हुआ हो, उसके पहले ही जो पेमेंट किया जाता है उसको भी अपफ्रंट कहते हैं। या फिर टेकिंग और बिहेविंग इन एन ऑनेस्ट वे एंड नॉट ट्राइंग टू हाइड योर थॉट्स और फीलिंग्स, मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस अर्थ में हम अपफ्रंट का प्रयोग करते हैं। सीधा, सरल, ईमानदार, ये पहला मीनिंग है। टेकिंग और बिहेविंग इन ऑनेस्ट वे एंड नॉट ट्राइंग टू हाइड योर थॉट्स और फीलिंग्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा है अग्रिम, काम होने या समानापूर्ति से पहले, उस अर्थ में भी हम अपफ्रंट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ऑथेंटिक, कंसेंशियस एंड डिसेंट। क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक, कंसेंशियस एंड डिसेंट एक अर्थ में अपफ्रंट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, बायस्ड, करप्ट,
डिसीटफुल एंड अनजस्ट। क्या हो जाएगा? बायस्ड, करप्ट, डिसीटफुल एंड अनजस्ट एक अर्थ में अपफ्रंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। मैंने इस अर्थ के टेकिंग और बिहेविंग इन एन ऑनेस्ट वे एंड नॉट ट्राइंग टू हाइड योर थॉट्स और फीलिंग्स इन स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसके सिनोनिम और एंटोनिम को रखा है, एडवांस पेमेंट वाले को नहीं रखा है। ऑथेंटिक, कंसेंशियस एंड डिसेंट एक अर्थ में अपफ्रंट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, बायस्ड, करप्ट, डिसीटफुल एंड अनजस्ट अपफ्रंट के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। अब यहां पर एंटोनिम जो रखा है मैंने, बायस्ड, करप्ट, डिसीटफुल एंड अनजस्ट, मैं चाहता हूं ऐसे ही दो शब्द जो अपफ्रंट के एंटोनिम के तौर पर रखे जा सकते हैं, आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए जरूर, और अपने मित्रों को भी बताइए कि इसमें दो और क्या आप ऐड कर सकते हैं इसके एंटोनिम में। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सी इज वेरी अपफ्रंट अबाउट हर फीलिंग्स। क्या है? सी इज वेरी अपफ्रंट अबाउट हर फीलिंग्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है डेन्यूमो। इसका उच्चारण मेंट नहीं पढ़िएगा, ये डेन्यूमो है। डेन्यूमो का मतलब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। डेन्यूमो का मतलब होता है द एंड ऑफ अ स्टोरी इन विच एवरीथिंग इज एक्सप्लेन, द एंड रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन या द आउटकम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। क्या है? अंतिम परिणाम से ऐसे किसी लिटरेरी वर्क, यानी जो कोई कहानी है, द एंड ऑफ स्टोरी इन विच एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, मतलब जहां पर सब चीज एक्सप्लेन हो गया है, उसको हम कहते हैं डेन्यूमो। और द एंड रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन का जो एंड रिजल्ट होता है उसको भी हम डेन्यूमो कहते हैं। ठीक है? द आउटकम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उसको भी डेन्यूमो कहा जाता है। किसी साहित्यिक रचना की समाप्ति जहां द्वंद्व का समाधान होता है, समाप्ति, इस अर्थ में हम डेन्यूमो का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कंक्लूजन, क्लाइमैक्स एंड फिनाले। क्या हो जाएगा? कंक्लूजन, क्लाइमैक्स एंड फिनाले एक अर्थ में डेन्यूमो के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, बिगिनिंग, इंटरवल एंड ग्राउंड एक अर्थ में डेन्यूमो के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। प्रोनाउंसिएशन से कंफ्यूज नहीं होएगा, यही इसका प्रोनाउंसिएशन है, डेन्यूमो। द एंड ऑफ अ स्टोरी इन विच एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, द एंड रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन और द आउटकम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इस अर्थ में हम डेन्यूमो का प्रयोग करते हैं। किसी साहित्यिक रचना की समाप्ति जहां द्वंद्व का समाधान हो, हर बात क्लियर हो जाए, किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का, क्रिटिकल सिचुएशन का एक आउटकम आ जाए, परिणाम आ जाए, उसके लिए हम डेन्यूमो शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द रीडर इज केप्ट इन सस्पेंस अंटिल द नॉवेल रीचेस इट्स डेन्यूमो। क्या है? द रीडर इज केप्ट इन सीक्वेंस अंटिल नॉवेल रीचेस इट्स डेन्यूमो, मतलब जब तक वो अपने क्लाइमेक्स पर नहीं पहुंचता है, द रीडर इज केप्ट इन सस्पेंस, रीडर सस्पेंस में रखा जाता है। द रीडर इज केप्ट इन सस्पेंस अंटिल द नॉवेल रीचेस इट्स डेन्यूमो। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है अपफ्रंट, टेकिंग और बिहेविंग इन ऑनेस्ट वे एंड नॉट ट्राइंग टू हाइड योर थॉट्स और फीलिंग्स, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस अर्थ में हम अपफ्रंट का प्रयोग करते हैं, सीधा, सरल और ईमानदार। दूसरा है पेड इन एडवांस बिफोर एनी वर्क इज डन, मटेरियल इज सप्लाइड और देयर पेमेंट आर अदर पेमेंट आर मेड, पेमेंट्स आर मेड, इस अर्थ में हम अपफ्रंट का प्रयोग करते हैं, मतलब है अग्रिम, एडवांस के तौर पर। दूसरा है डेन्यूमो, द एंड ऑफ अ स्टोरी इन विच एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, द एंड रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन, द आउटकम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस और इवेंट, मतलब है किसी साहित्यिक रचना की समाप्ति जहां द्वंद्व का समाधान होता है या समाप्ति, इस अर्थ में हम डेन्यूमो का प्रयोग करते हैं। चलिए सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है प्रिवेल। प्रिवेल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू एग्जिस्ट और बी कॉमन इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब किसी जगह पर एग्जिस्ट होना, कॉमन होना, किसी पर्टिकुलर प्लेस में, पर्टिकुलर टाइम में, यानी प्रचलित होने के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, टू विन और एक्सेप्टेड स्पेशली आफ्टर अ फाइट और डिस्कशन, जो कि डिस्कशन और फाइट के बाद, संघर्ष के बाद मान लिया जाता है, तो जीत लेना, प्रचलित होना, मान लिया जाना, इस अर्थ में हम प्रिवेल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कॉन्कर, ओवरकम एंड ट्रायम्फ। क्या हो जाएगा? कॉन्कर, ओवरकम एंड ट्रायम्फ एक अर्थ में प्रिवेल के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है प्रिवेल और ये सेशन का आखिरी है। टू एग्जिस्ट और बी कॉमन इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एट अ पर्टिकुलर टाइम, या टू विन और एक्सेप्टेड स्पेशली आफ्टर अ फाइट और डिस्कशन, यानी प्रचलित होना, जीत लेना, मान लिया जाना, इस अर्थ में हम प्रिवेल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कॉन्कर, ओवरकम एंड ट्रायम्फ एक अर्थ में प्रिवेल के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, लूज, फेल, स्ट्रगल एंड कोलैप्स। क्या हो जाएगा? लूज, फेल, स्ट्रगल एंड कोलैप्स एक अर्थ में प्रिवेल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। In the end, justice prevailed and the men were set free. क्या है? In the end, justice prevailed and the men were set free. क्या है? Justice जो है वो पा लिया गया, है ना? क्या है? In the end, justice prevailed and the men were set free. यहां पर जो लास्ट शब्द है सेशन का वो है prevail, to exist, to be common
or be common in a particular place or at a particular time, या to win or be accepted especially after a fight or discussion। इस अर्थ में हम prevail का प्रयोग करते हैं। उम्मीद तो यह है कि आज के सेशन में जो कुल 15 शब्द और एक वर्ड ऑफ द डे, टोटल 16 शब्द रखे गए, सबके सब पढ़ करके आपको मजा आया। यहाँ पर अधिकांश शब्द आपके लिए नए थे और सबके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया और ये सेशन आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय सुविधा लेने का बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट टू स्किल्स से दिस इज BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.